नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है, लेकिन दस्तक आज बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी बिसात बुझ चुकी है जिसमें टक्कर बराबरी की है और शायद इसीलिए हम आ खड़े हुए हैं राजेंद्र चौक यानी राजभवन के ठीक सामने। क्या इस बार चुनाव में दस्तक देनी पड़ेगी राजभवन के सामने भी तमाम राजनीतिक दलों को? मुकाबला इतना तगड़ा है क्योंकि जिस बिसात को बिहार में तमाम राजनीतिक दलों ने बिछाया है उसमें अगर एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है तो दूसरी तरफ दिल्ली का चेहरा यानी नरेंद्र मोदी का चेहरा है। लेकिन गठबंधन के दौर में देखिए किस तरीके से स्थितियां टकरा भी रही है, क्योंकि एक तरफ मांझी और पासवान आपस में टकराते हुए गठबंधन के भीतर ही दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिलचस्प है लालू प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ मंच पे खड़े नहीं हुए थे, इसलिए अब यह सवाल हो चला है क्या वाकई अब किसी मंच पे लालू यादव भी नहीं आएंगे? और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 19 तारीख को चंपारण में रैली है और चंपारण का मतलब है राहुल गांधी वहां से बिहार चुनाव की प्रचार की अपने तरीके से मुनादी करेंगे। तो ये पूरी की पूरी बिसात बिहार चुनाव को लेकर। राजभवन से चंद फरलांग की दूरी पे मुख्यमंत्री का घर है, यानी एक अणे मार्ग नीतीश कुमार का। सवाल ये नहीं है कितनी दूरी पर घर है, सवाल ये है कि यहां से दिल्ली तो बहुत दूर है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार चुनाव आखिर में सिमट जाए मोदी बनाम नीतीश, और दूसरी तरफ मोदी चाहते हैं कि ये चुनाव में सिर्फ लालू नजर आए, क्योंकि वही एक आस है जिसके जरिए सेंध लगाई जा सकती है महागठबंधन में। तीसरी तरफ जो महागठबंधन और गठबंधन के आसरे जो टकराव होना है उसमें एक नजरिया यह भी है जिसे जितनी सीट मिली वो कितना जीतेगा ये मायने नहीं रखता है, बल्कि दूसरे की सीट किस तरीके से काट सकता है और वोट में सेंध लगा सकता है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिसात भी बिछ गई और अपनी अपनी चालें भी तय हो गईं। कुछ मोहरों को चुना जाना बाकी है। बाकी बिहार की राजनीति चुनावी जंग के लिए तैयार है। इस चुनावी बिसात पर एनडीए और महागठबंधन अब उस चक्रव्यूह को भेज चुके हैं जहां सीटों के बंटवारे का पेच फंसा था। एनडीए की तरफ से तय हो गया कि बीजेपी 160 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन सवाल बीजेपी का नहीं जीतन राम मांझी का है, क्योंकि उन्हें 20 सीटें मिल गईं और उनके 5 उम्मीदवार बीजेपी के टिकट से भी लड़ेंगे। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है। मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। यानी जिस जीतन राम मांझी को एनडीए के सहयोगी रामविलास पासवान 15 सीटों से ज्यादा मिलते नहीं देखना चाहते थे, उन्हें करीब 25 सीटें मिल गई और पासवान को भले 40 सीटें मिली, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। एलजेपी का कहना है कि बीजेपी ने जो वादा किया था वो नहीं निभाया। दरअसल ये राजनीतिक अहम की लड़ाई है जो रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही है। मांझी 2 दिन तक बीजेपी नेताओं को आगे पीछे इसलिए घुमाते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी पासवान को ज्यादा तवज्जो दे रही है। तो अब पासवान और उनके चिराग ये देखकर तिलमिला उठे कि आखिर कैसे उनकी सीटें घटकर 40 पर आ गई और मांझी 20 ले बैठे। सवाल 2-3 सीट का हो या गठबंधन में दूसरे सहयोगी को मिलते ज्यादा तवज्जो का, पर सच यही है कि बीजेपी के लिए मांझी और पासवान को साथ साथ जीत के पथ पर बनाए रखना आसान नहीं होगा। लेकिन आसान रास्ता महागठबंधन का भी नहीं है, क्योंकि लालू भले सोनिया के साथ मंच साझा कर चुके हों, लेकिन वो राहुल के साथ मंच पर साथ नहीं आना चाहते। पुरानी खटास नई चुनौतियों के बीच भी नहीं खत्म हुई और चंपारण की रैली में लालू के अपने बेटे तेजस्वी को भेजने की खबर है। यानी दोनों तरफ गठबंधन एक होते हुए भी पूरी तरह एक नहीं है। लेकिन सच यही है कि राजनीतिक बिसात पर दोनों गठबंधनों के लिए जीत का सवाल बड़ा है। तो दोनों तरफ से 2 चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संकेतों में ये बात कह भी दी। पूरे एनडीए के लिए प्रधानमंत्री प्रमुख प्रचारक रहेंगे और चारों पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे। नीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। इस बिसात में सवाल ये नहीं है शहमात का, इस बिसात की खासियत यह है कि दरअसल कौन किस पर दाव लगा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दाव लगाया है मांझी पर
और आज एक दो बार नहीं, कल्पना कीजिए 12, 15, 24 बार उन्होंने कहा मांझी। इसके मतलब क्या है? उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है। मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। नंबर हम सब पर छोड़ दीजिए ना, हमने मांझी जी पर छोड़ा है। नहीं, जीतनराम मांझी चुनाव लड़ेंगे ऐसा आप पूछ रहे, वो निर्णय मांझी जी को स्वयं करना है। मांझी जी स्थिति को और उनकी पार्टी की चिंता कर जो निर्णय करेंगे हम सब उसको स्वीकार करेंगे। कल रात को मांझी जी को आधी रात को बिहार भवन छोड़कर निकलना पड़ा, ऐसा कभी भाजपा नहीं कर सकती। पटना की सड़कों पर घूमिए तो आपको हर चेहरा दिखाई देगा पोस्टरों पर। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है कि रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग के जरिए बिहार को रोशन करने के लिए जुटे हैं और दूसरी तरफ मांझी महादलित का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, पहली बार सवाल ये है महादलित का राजनीतिक प्रयोग नीतीश ने किया और महादलित सबसे बड़ा है कौन, इसको लेकर पासवान और मांझी पटना की सड़कों पर ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी एक दूसरे के खिलाफ कैसे आकर खड़े हो गए हैं, यह देखिए रिपोर्ट में। चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की एक चुनावी सभा में मांझी के बहाने नीतीश पर हमला बोल रहे थे तो चोट शायद बगल में बैठे रामविलास पासवान के दिल पर भी लग रही होगी। आखिर बिहार में पिछले 3 दशक से रामविलास पासवान दलितों के नेता बने बैठे हैं, जिनकी सियासी जमीन में सेंध लगाई जीतनराम मांझी ने। जो कार्यकर्ता हमारे हैं वे लड़ने को उद्यत हैं, लेकिन अभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कोई ट्रायल नहीं करना चाहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं। कुछ तो बिहार ने हवा दी, कुछ मुख्यमंत्री रहने का गुमान और महादलितों का नेता होने का दावा। इन तीनों ने ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि मांझी खुद को पासवान से बड़ा नेता मानने लगे। लेकिन सवाल सिर्फ मांझी के खुद को बड़ा मानने भर का होता तो पासवान के लिए चिंता की बात नहीं थी। बीजेपी भी मांझी को उतनी तवज्जो देती दिख रही है जितनी पासवान के लिए हजम करना मुश्किल है। जीतनराम मांझी की हर मांग को बीजेपी ने पूरी गंभीरता से सुना और आखिरकार उन्हें मना ही लिया। कोई तनातनी नहीं है, दोनों मुस्कुराकर आपके सामने बैठे, आप तनातनी मत करवाइए। हालांकि शुरू में मांझी पासवान के बराबर सीट चाहते थे, लेकिन बाद में अपने राजनीतिक कद के हिसाब से उन्होंने थोड़ा झुकना मंजूर किया। बावजूद इसके पासवान को उनका बढ़ता कदम भा नहीं रहा। दरअसल बिहार में दलितों की कुल आबादी 16% है। उनमें महादलितों की संख्या करीब 12% है, जिनमें 21 दलित जातियां आती हैं। महादलितों के बाहर सिर्फ पासवान ही बच जाते हैं, जिनकी संख्या करीब 4% है। मांझी खुद को 12% का निर्विवाद नेता मानते हैं। तो क्या मांझी को बड़ा बनाकर बीजेपी ने पासवान को यह एहसास दिलाया है कि दलित वोटों पर उनके एकाधिकार के दावे के दिन खत्म हो रहे हैं और उन्हें बैलेंस करने के लिए एक मांझी उनके पास है? इन सवालों का जवाब बिहार में चुनाव के नतीजे देंगे। रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। पटना की सड़कों पर घूमिएगा तो हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ही चस्पा है और शायद यही वजह है कि महागठबंधन की निगाहों में मोदी, निशाने पर मोदी। और पहली बार खुलकर कहा गया हवाबाजी नहीं, कामकाजी सरकार चाहिए। जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था, फ्रैंकली एडमिट कर रहा हूं मैं आपसे, मोदी और नो मोदी ऐसे बिहार में हो चुका है। नीतीश कुमार और नो नीतीश कुमार, जो लोग विकास के लिए वोट करना चाहते हैं दिल्ली वोट को नीतीश कुमार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा उठना नहीं चाह सकते, मोदी को वोट नहीं करना दिल्ली वोट फॉर बीजेपी अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी और मुंह पर ताला लगाए उनके तीनों मित्रों को हमने एलजेपी, एचएएम और आरएलएसपी के प्रमुखों को, जिनको आज पत्रकार गोष्ठी में देखा, उनको हम केवल ये कहना चाहेंगे कि न हवाबाजी न चालबाजी, बिहार मांगे सरकार कामकाजी। आप चुनाव आयोग जैसी संस्था और स्थापित मानदंडों का मखौल उड़ा रहे हैं, क्योंकि लगता है कि केंद्र में जो सत्ता में आप आए हैं उस सत्ता में आने की वजह से आपको खुली लाइसेंस है, आप किसी भी प्रकार कोई भी निर्णय लीजिए और आपके तमाम निर्णय आपको सिर्फ चुनाव में किसी तरह की सीट बर्बाद। बिहार की बिसात को लेकर संघ परिवार भी सक्रिय है,
लेकिन सियासी तौर पर कोई जमीन संघ परिवार ने बिहार में तो नहीं बनाई। लेकिन सवाल दूसरा है, शिवसेना की आवाज ऐसे वक्त सावरकर को लेकर उभरी है कि सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। वही हिंदूवादी सबसे श्रेष्ठ थे, इसके मतलब जो भी निकाले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीधी चोट शिवसेना ने ऐसे मौके पर की है जिस वक्त संघ परिवार हिंदू राष्ट्र का जिक्र करता है और जिस वक्त बीजेपी हिंदू होने पर गर्व महसूस करती है, तब ये चोट हुई है। असर बिहार चुनाव पर पड़ेंगे। शिवसेना की यह चिट्ठी महज चिट्ठी नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक बाउंसर है। दरअसल प्रधानमंत्री को लिखी इस चिट्ठी में शिवसेना ने कट्टर हिंदूवादी विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग की है। शिवसेना सांसद संजय राउत की इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है, पिछली सरकारों ने जानबूझकर सावरकर की विरासत का मजाक उड़ाया है, जो हिंदू भारत के प्रबल समर्थक थे और इसी वजह से उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। देश चाहता है कि उन्हें भारत रत्न दिए जाने का कार्यक्रम अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक सेलुलर जेल में आयोजित हो, जहां अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया था। शिवसेना ने पहली बार सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग नहीं की है, ऐसा पहले भी किया गया है, लेकिन अब मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है, जो खुद संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और संघ के भीतर सावरकर को चाहने वाले कम पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं। हेडगेवार सामाजिक शुद्धिकरण के जरिए हिंदू राष्ट्र की ट्रेनिंग समाज को देना चाहते थे, तो सावरकर के विचार उग्र थे। और अब जबकि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने को लेकर बार बार मोदी को जवाब देना पड़ रहा है, तो ऐसे में शिवसेना की चिट्ठी बीजेपी के लिए गुगली भी है और विरोधियों को निशाना साधने का मौका भी। उनके खुद के परिवार ने, उनके पोते सरबजीत सावरकर ने ही शिवसेना की मांग को खारिज कर दिया है और ये स्पष्ट तौर से कहा है कि उनका परिवार इसके खिलाफ है। इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक बातें अब करने का कोई लाभ नहीं, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। बीजेपी के लिए चुनौती यही है कि शिवसेना की इस मांग को शिवसेना तक ही सीमित रखें, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के भीतर से भी इस तरह के सुर उठने लगे। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में शिवसेना की इस चाल के बाद आपको लिए चलते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां पे पहली बार अखिलेश सरकार मुश्किल में है। मुश्किल में इसलिए क्योंकि इससे पहले पुलिस में भर्ती को लेकर सवाल, लेकिन अब शिक्षा मित्र का सवाल और हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के सामने मुश्किल यह है कि रास्ता वो निकाले तो कैसे निकाले, क्योंकि सवाल 1-2 का नहीं बल्कि लगभग 1.25 लाख शिक्षा मित्रों का है जो आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 13 महीने पहले तक 3500 रुपए वेतन मिलता था, लेकिन जैसे ही राज्य सरकार ने उन्हें सहायक अध्यापक बनाया, वेतन मिलने लगा 30,500। लेकिन हाई कोर्ट ने यूपी के शिक्षा मित्रों के असिस्टेंट टीचर बनाने के फैसले को रद्द कर दिया। जाहिर है हाई कोर्ट का फैसला आने पर शिक्षा मित्र सदमे में भी हैं और गुस्से में भी। सूबे में कम से कम 3 शिक्षा मित्रों ने खुदकुशी कर ली, जबकि कई ने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली। पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसके बाद दूरस्थ प्रशिक्षण दिया गया है। हम 15 साल से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। 3,500 मात्र 3,500 ले रहे हैं। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। मैं अपने बच्चों को कैसे पालती हुई मैं जानती हूँ। 350 की नौकरी में आज के जमाने में किसका खर्चा चलता है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को माननीय उच्चतम न्यायालय में एनसीटी की तरफ से हमारे पक्ष में काउंटर लगवाएं और जो न्यायपूर्वक काम होना चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्र सड़क पर आ गए। 3500 रुपए में जिंदगी चल नहीं सकती थी और जब जिंदगी बेहतर हुई तब हाईकोर्ट के फैसले ने जिंदगी को एक झटके में बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। हाईकोर्ट ने इन शिक्षा मित्रों के टीईटी पास न होने की वजह से फैसला कैंसिल किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को अवैध माना और अपने आदेश में टीईटी को न्यूनतम पात्रता बताते हुए लिखा कि राज्य सरकार को नियमों में बदलाव का अधिकार नहीं है। सरकार मुस्तैदी से पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के साथ है। जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हाईकोर्ट का तो आया है, अब अध्ययन हम लोग कर लें, जब अध्ययन हो जाता है तो जाएंगे।
एक और शिक्षा मित्रों को लगता है कि हाईकोर्ट के फैसले से उनका हक मारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर टीईटी पास अभ्यर्थी अपने साथ बार बार हो रही ज्यादती का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने पहले बिना वैकेंसी निकाले कम योग्यता वाले शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कर ली और अब उन्हें स्थायी कर आगे का हक भी मार रही। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन तब तक शिक्षा मित्र क्या करें? हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन मामला उसके हाथ से निकल चुका है। इसीलिए शिक्षा मित्रों ने आज लखनऊ में मौजूद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की और उनसे इंसाफ की गुहार भी लगाई। स्मृति ईरानी ने भी उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना, लेकिन मामला तो फिलहाल अटका हुआ है। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी के पास जांच के लिए लोग ही नहीं है। जी, इस बात का जिक्र सीबीआई ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप अगर शुरुआत से ही बहाली करते रहते तो आज आपको ये बोलना नहीं पड़ता। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, मामला क्या है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता और शारदा चिट फंड के आरोपी कुणाल घोष ने फिर धमकी दी है कि अगर शारदा के बाकी आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया तो वो 12 अक्टूबर से जेल में बेमियादी भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन सवाल कुणाल घोष का नहीं, सीबीआई का है, क्योंकि सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो शारदा चिटफंड के अलावा किसी दूसरे चिटफंड मामले की जांच नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास स्टाफ ही नहीं है। सीबीआई ने इस तर्क के साथ अपनी अर्जी कोर्ट में लगाई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी की सुनवाई थी। मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि अपने इस हालात के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर समय रहते आप अपने यहाँ खाली पदों को भरते रहते तो स्थिति ऐसी नहीं होती। वैसे आज कोर्ट में सीबीआई ने ये भी कह दिया कि अभी जो स्टाफ है उसके साथ वो 1241 केस पर काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें और तमाम हाई कोर्ट लगातार उसे मामले सौंपते जा रहे हैं, जो उसकी परेशानी का सबब है। यानी हर पेचीदा केस को जिस सीबीआई के हवाले करने की हर राज्य अपील करता है, वो सीबीआई ही ज्यादा केस हैंडल करने की स्थिति में नहीं है। तो सवाल है कि सीबीआई हर केस को अंजाम तक पहुंचाएगी कैसे? अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। और दस्तक शुरू हमने बिहार को लेकर की, तो फिर बतला दें आपको, बिहार की सड़कों पर घूमिएगा तो पहली बार आपको यहां का वोटर साइलेंट दिखाई देगा। इस बार वो बहुत कुछ बोल नहीं रहा, उसे महसूस हो रहा है कुछ अंधेरा है जो शायद चुनाव के बाद उजाले में बदल जाए, और कहीं ना कहीं उस उजियारे का इंतजार हर किसी को है। तो दस्तक फिलहाल इतना ही।